दोस्तों गुड इवनिंग। आज मैं अपना मैथ प्रैक्टिस सेशन का अगला भाग करने जा रहा हूं। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि 7.03 का क्यूब माइनस 0.027 डिवाइड 7.03 का होल स्क्वायर प्लस 2.109 प्लस 0.03 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। दोस्तों ये मेरा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ये जो मेरा फॉर्म क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोगों को, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला आता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को आगे हल करते हैं। देखिए ए क्यू माइनस ये जो क्या है आपका 0.027, ये 0.3 का क्यूब है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि 7.03 का क्यूब माइनस 0.3 का क्यूब बाई 7.03 का स्क्वायर प्लस 2.109 प्लस 0.03 का स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 0.027 0.3 का क्यूब है। अब ये ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में आ गया। अब हम लोग इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखिए ए माइनस बी, ए ये है, ए बी है, ये ए है और ये बी है। तो ए में से बी घटाएंगे तो 7.03 माइनस 0.3। अब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको तो 7.03 का स्क्वायर प्लस ए बी, ए इंटू बी, ए इंटू ए ये है, बी है, तो इसको गुणा करें क्या होगा, इसको प्लस ए बी, तो ये मेरा होगा 2.109 प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 0.3 का स्क्वायर। अब नीचे क्या देखिए, नीचे आपका 7.03 प्लस 2.109 प्लस 0.3 का स्क्वायर। ओके दोस्तों, अब देखिए ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट सेम है, कट गया। अब क्या होगा, इसमें से घटाएंगे, बच गया ये पार्ट 7.03 माइनस 0.3। ये पार्ट बच गया, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको घटाएंगे तो इसका उत्तर आएगा 6.73। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 अंकों की संख्या क्या है 4x 5
573 है, तो 72 से विभाज्य है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x प्लस वाई का मान, x प्लस वाई का मान क्या होगा। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए दोस्तों, 72 है, तो 72 को हम लोग दो भाग में इसको ब्रेक करेंगे, 9 और 8। ठीक है, एक बार 9 से इसको भाग देंगे और एक बार इसको 8 से भाग देंगे, तो 4x 573y बटा में 8। तो 8 का विभाजकता रूल हम बताए हैं, कितनी बार बता चुके हैं आपको कि 8 का विभाजकता रूल चेक करने के लिए अंतिम 3 संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए। देखिए अंतिम 3 संख्या क्या है, 7 3y 7 3y, 8 से भाग दीजिए, 8 9 72, 8 से क्या बचा 1। तो यहाँ पर क्या रखेंगे न्यूनतम संख्या y की जगह पर कि ये संख्या 8 से कट जाती है। 8 से तो 1 बचा, 8 से 1 बचा। अगर यहाँ y की जगह 6 रखते हैं, y की जगह 6 रखेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो y का मान क्या हो गया, यहाँ y का मान मेरा 6 हो गया। ठीक है, तो अब इसको लिख सकते हैं संख्या को 4x 5736। ठीक है, 8 से तो चेक कर लिए, अब 9 से चेक करते हैं। 9 से चेक करने का नियम क्या है, 9 से चेक करने का नियम यह है कि ये सभी संख्याओं का योग है, 4 + x + 5 + 3 5 + 7 + 3 + 6, इसका योग यानी सम 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए इसको जोड़ेंगे, तो क्या आएगा, इसको सबको जोड़िए, 4 + x + 5 + 7 + 3 + 6, इसको जोड़ने पर आएगा मेरा 25 + x + 9। तो अब इसको 9 से भाग दीजिए। देखिए अब x में न्यूनतम क्या जोड़ेंगे, x संख्या क्या लेंगे कि इसको जोड़ने पर 9 से भाग लग जाए। 1 लेंगे 26 होगा नहीं, अगर x का मान 1 रखते हैं तो क्या आएगा, 26 आएगा। 26 9 से भाग लगेगा नहीं, 2 रखेंगे, 25 2 27, भाग लग जाएगा ना। तो अगर x का मान 2 रखते हैं तो भाग लग जाएगा 3 बार में, 9 3 = 27, तो x का मान क्या हो जाएगा 2। ओके दोस्तों, तो अब मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि x प्लस वाई का मान क्या होगा। x का मान क्या निकाले हैं 2, y का मान क्या निकाले थे 6, उत्तर क्या हो जाएगा 8। x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 8। आंसर होगा सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 46393x8 संख्या 11 से विभाज्य है। यानी इसको मुझे चेक करना है कि x के जगह पर हम क्या रखेंगे कि ये संख्या 11 से भाग लग जाएगी। देखिए 46393x8 को मुझे 11 से भाग देना है। 46393x8 इसको मुझे 11 से भाग देना है। तो यहाँ पर मुझे x का मान ज्ञात करना है। x का मान क्या होगा कि ये पूरी संख्या 11 से भाग हो जाएगी।
तो देखिए दोस्तों 11 का क्या होता है, 11 का विभाजकता नियम 11 का, आपको हम ये विभाजकता का नियम 11 का कितनी बार बता चुके हैं हम। इसको क्या करना होता है कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 संख्या है, तो इसको नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो विषम अंकों पे जो संख्या है और सम संख्यों पे जो संख्या है, ठीक है, उसका अंतर 11 होना चाहिए, या इसका अंतर क्या होना चाहिए, इसका अंतर 11 का गुणक होना चाहिए, या इसका अंतर 0 होना चाहिए। तो देखिए विषम पर कौन है संख्या 4, फिर +3, फिर 1 3, उसके बाद फिर 3, फिर 8, किसके बराबर है ये 6 9 15 प्लस x, यानी 15 प्लस x। तो 8 3 11, 3 14, 4 18, 18 बराबर 15 प्लस x। तो x का मान कितना आ जाएगा 18 माइनस 15, x बराबर 3, ठीक है। तो x का मान क्या आ जाएगा b 3। ओके दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रित मूल्य पर 21% छूट देकर पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को 21% का लाभ प्राप्त होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक दुकानदार है, वो क्या करता है कि एक किताब बेचता है। किताब का जो MRP है, MRP पर मतलब जो मुद्रित प्राइस है, जो MRP होता है, मार्क प्राइस होता है, जो आप देख रहे हो किताब पर लिखा रहा होगा MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसी को बोलते हैं मुद्रित मूल्य। उस मुद्रित मूल्य पर 21% छूट देता है, ठीक है। छूट देने के बाद जब दुकानदार किताब को बेचता है तो उसको 21% का लाभ होता है। छूट देने के बाद भी उसको 21% का लाभ होता है। तो पूछ रहा है कि पुस्तक का मूल्य क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को चलिए हल करते हैं हम लोग। देखिए हम मान लेते हैं कि मुद्रित मूल्य यानी MP मार्क प्राइस, इसको बोलते हैं मुद्रित मूल्य। पुस्तक का मान लिए 100 रुपया है, 100 रुपये मान लिए। अब मुझसे क्या पूछ रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। क्रय मूल्य को लिखते हैं CP लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, विक्रय मूल्य को लिख रहे हैं SP यानी सेलिंग प्राइस। CP मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, SP मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, और MP मतलब मार्केट प्राइस यानी मुद्रित मूल्य, ठीक है। तो मेरा 100 रुपया क्या है मुद्रित मूल्य है, 100 रुपया है। अब क्या कर रहा है कि 21% छूट दे रहा है, 21% छूट देकर वो बेच रहा है। तो कभी भी कोई दुकानदार छूट देता है तो MRP पर ही देता है, MRP पर जो उसका मुद्रित मूल्य है उस पर देता है, अपने कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर नहीं देता है। क्रय मूल्य देगा तो उसको घाटा हो जाएगा, इसीलिए वो देता है MP पे यानी मुद्रित मूल्य पर। तो 100 रुपया है, 21% छूट देगा तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 79 रुपये हो जाएगा। 100 में से किस घटेगा तो कितना 79 होगा।
तो अब बोल रहा है कि इस पर 79 रुपया बेचने के 79 रुपया पर किताब बेच रहा है, फिर भी उसको 21% का लाभ हो रहा है। हाँ? तो बोल रहा है कि उसका आपको ये निकालना है, उसका क्रैमूल निकालिए। तो देखिए क्रैमूल फॉर्मूला पता आपको क्या होता है? क्रैमूल बराबर होता है विक्रैमूल, एक मिनट, विक्रैमूल गुणा 100 बटा 100 प्लस प्रॉफिट यानी लाभ। तो देखिए हम विक्रैमूल कितना निकाले हैं, विक्रम मेरा आया 79, तो विक्रैमूल 79 गुणे 100 बटा 100, प्रॉफिट कितना कमा रहा है 21%, 21। तो 79 गुणे 100 बटा 121 हो गया ये। तो मेरा क्रैमूल, हम क्रैमूल यहाँ से कितना निकाले हैं, क्रैमूल ये निकल गया मेरा सीपी। इसको यहाँ हम लोग पुटअप कर सकते हैं 79 गुणे 100 बटा 121। देखिए अब इसका अनुपात निकालना है मुझे, पूछ रहा है ना क्रैमूल और विक्रैमूल का अनुपात। तो 79 गुणे 100 बटा 121 अनुपात 79। तो 79 कट जाएगा ये, तो क्या बचा 100 बटा 121 यानी 100 अनुपात 121। यानी कह सकते हैं कि क्रैमूल 100 है और विक्रैमूल क्या है मेरा 121 है। तभी ना फ़ायदा उसका हुआ 21% का। देखिए 21% का फ़ायदा हुआ, मतलब 100 रुपये का सामान वो 121 रुपये में बेचा। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये मैं जो सीरीज करा रहा हूँ मैथ का, जो प्रैक्टिस सीरीज है, ये सबसे अच्छे लेवल से करा रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन मैं इसमें पुटअप किया हूँ, जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे सेंट्रल एसएससी लेवल तक हैं। और अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, इसका प्रैक्टिस बार बार करते हैं, तो आपको कोई भी परीक्षा में मैथ का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। इससे अधिक लेवल कोई भी एग्ज़ाम में मैथ का नहीं आता है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं हमारे देश में, बिहार में या सेंट्रल में जो भी होती हैं, या किसी भी स्टेट की, यूपी, बिहार, एमपी, बंगाल, सेंट्रल लेवल, कहीं भी जिसमें मैथ्स का क्वेश्चन आता है उसमें इससे टफ लेवल क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये सेंट्रल एसएससी का लेवल का क्वेश्चन सब। देखिए ये सीजीएल टायर 1 2020 का क्वेश्चन है ये। तो ये सबसे टफ लेवल है और इस लेवल से हार्ड आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप कोई भी परीक्षा का क्वेश्चन जिसमें मैथ आता है आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। और मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये धीरे धीरे इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एक बार आप अगर समझ गए क्वेश्चन को तो आप खुद से तेज़ी से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन से 13,500 कम है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन के अनुसार चलिए चलते हैं। एक निश्चित राशि है पर 6 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर साधारण ब्याज मूलधन से 13,500 कम है। मान लीजिए हम मूलधन मान लिए P मतलब होता है प्रिंसिपल
मूलधन को P मान लिए, हाँ, जो है ये साधारण ब्याज जो है, ठीक है, मूलधन को P मान लिए। अब आगे बोल रहा है कि साधारण जो ब्याज है वो मूलधन से कितना है, 13,500 कम है, यानी मूलधन से 13,500 कम है। ठीक है। अब मेरा साधारण ब्याज का फार्मूला पता है क्या होता है। साधारण ब्याज का फार्मूला आपका होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। तो साधारण ब्याज क्या निकला है, P माइनस 13,500। तो साधारण ब्याज जगह हम लिख सकते हैं P माइनस 13,500। ठीक है, ये P मूलधन। और देखिए दर कितना है, दर मेरा है 12.5%, दर 12.5%। समय कितना है, समय 6 वर्ष, समय 6 वर्ष बटा में 100। इसको हल कर देंगे, जो P का मान आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं मुझे मूलधन निकाल देंगे, P निकलेगा, मूलधन हो जाएगा। और मूलधन में से 13,500 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, वही मेरा साधारण ब्याज हो जाएगा। तो मुझसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज ज्ञात करें, तो पहले मुझे P मूलधन निकालना पड़ेगा। तो चलिए मूलधन निकालते हैं। देखिए P माइनस 13,500, इसको हल करेंगे तो आपका आएगा P गुणे 3/4। इसको हल देखिए 12.5 यानी 25 का आधा, कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 8 बार में जाएगा ना, 12.5 8 बार में जाएगा। और इसको कटाएंगे 2 से, 2 3 6 2 चौका 8। ठीक है, तो P का P 3/4 इतना आ गया। अब चल आगे देखते हैं। अब देखिए P माइनस 13,500 बराबर 3P बटा में 4। हम देखिए इधर क्या है, अब घटाएंगे इसको, P माइनस 3P बटा में 4, 13,500 आएगा ना। P यहाँ पर है और 3P माइनस 4 यहाँ आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। P यहाँ पर 3P माइनस 4 माइनस में बराबर ई जाएगा, उधर जाएगा बराबर, कैसे क्या हो जाएगा, 13,500 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये 4P माइनस 3P बटा में 4 बराबर 13,500। ठीक है, तो क्या 4P में से 3P घटा क्या हो जाएगा, P बटा में 4 बराबर 13,500। तो P बराबर 13,500 गुणे 4। तो क्या होगा, देखिए गुणा, देखिए इसको कैसे गुणा करेंगे, इसको आप मुंह से गुणा कर सकते हैं। 13,500 को एक बार गुणा मत कीजिए, पहले 13,000 गुणा कीजिए, इसको फिर 500 गुणा कीजिए, तो 13 का 52,000 हो गया। अब 500 गुणे 4 2,000, तो 52,000 2,000 कितना हो जाएगा, 54,000 हो जाएगा ना, 54,000। तो मेरा मूलधन कितना निकल गया, 54,000। अब मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।
तो साधारण ब्याज हम क्या निकाले थे, मूलधन माइनस 13,500। क्वेश्चन ये तो मूलधन कितना निकल गया, मेरा मूलधन निकल गया 54,000 माइनस 13,500। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरा 40,500 दोस्तों। तो साधारण ब्याज मुझे कितना निकल गया, 40,500 मेरा साधारण ब्याज निकल गया। यही मेरा क्वेश्चन का उत्तर हो गया। ठीक है, कितना, 40,500। समझे दोस्तों, डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राधा अपनी आय का 25% बचाती है। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी, ये ज्ञात करना है। देखिए कोई दोस्तों, ये क्वेश्चन बोल रहा है आय बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है आय बराबर खर्च प्लस बचत। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कोई व्यक्ति कमाता है तो वो खर्च करता है और बचत भी करता है। तो अगर खर्च और बचत को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, आय निकल जाएगा। तो वहीं ये फार्मूला है दोस्तों। तो अब चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राधा अपनी आय का 25% बचाती है। तो मान लीजिए राधा की आय जो है वो 100 रुपया है। आय उसका 100 रुपया है। वो 25 रुपया क्या करती है, वो 25% बचाती है। तो 100 का 25% कितना होगा, 25, यानी उसका बचत है 25 रुपया। तो खर्च कितना है, और 100 रुपये में 25 बचाती है तो उसका खर्च 75 रुपया है। यही ना है, ठीक है। 75 उसका खर्च है, 25 बचत है, और उसका आय कितना है, 100। अब चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि उसके व्यय यानी उसके खर्च में 20% की, देखिए आगे कि उसके व्यय यानी उसके खर्च में 20% की वृद्धि होती है। तो खर्च पहले कितना था, 75 करती थी। अब इसमें क्या हो रहा है कि 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है। और बोल रहा है कि इसके आय में भी क्या हो रहा है, 29% की वृद्धि हो रही है। तब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसके बचत में कितने % की वृद्धि होगी। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए 100 में 29% की वृद्धि हो रही है, तो यानी उसका आय कितना हो गया, 129 रुपये हो गया। अब 75 रुपये पहले खर्च करती थी, अब 20% ज़्यादा खर्च कर रही है। तो कितना हो गया, 75 का 20% कितना होता है, 15 रुपया। तो यानी पहले 75 खर्च करती थी, अब 15 रुपये और ज़्यादा कर रही है। तो 75 प्लस 15 कितना होता है, 90 रुपया। यानी अब 90 रुपये खर्च कर रही है। ठीक है। देखिए तो इसका बचत, अब इसका देखिए, अब आय 129 रुपये इसका हो गया, और खर्च 90 रुपये कर रही है। तो अब बचत कितना कर रही है, अब बचत कर रही है 39 रुपया। तब ना, हाँ, ये दोनों बराबर होना चाहिए। आय बराबर खर्च प्लस बचत। अगर खर्च उसका 90 रुपया है, आय उसका 129 रुपया है, तो यानी बचत उसका 39 रुपया है। तो यही पूछ रहा क्वेश्चन आगे कि बचत में कितनी वृद्धि हुई। पहले बचत थी उसकी 25 रुपया, अब बचत हो गई 39 रुपया। तो अब उसके बचत में कितनी वृद्धि हुई, हाँ देखिए अब निकालते हैं।
परसेंटेज इन सेविंग, इंक्रीज परसेंटेज। तो कितने की वृद्धि हुई इसमें? 14 रुपये की, 14 रुपये की वृद्धि हुई। हाँ, उसका मूल बचत कितना था? 25 बटा में 100, तो 25 चौका 100 यानी 14 इंटू 4 यानी 56%। यानी उसके बचत में 56% की वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर होगा ए। समझ गए? चलिए, इतना डिटेल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ केवल समझाने के लिए। इतना धीरे धीरे एक एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसको एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप अपने आप आपकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी और आप क्वेश्चन को देखते ही सेकंडों में बना देंगे। मैं इसलिए आपको एकदम एक एक चीज़ को बारीकी से समझा रहा हूँ कि आपको परीक्षा में कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई तो उनकी संयुक्त आय में कितनी वृद्धि हुई? चलिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन, दो व्यक्ति है ए और बी। आप कह रहे ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए की आय अधिक है, तब मान लिया हम बी की आय 100 है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 150। अब कह रहा है कि यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हो रही है, यानी ए है इसकी आय में 40% की वृद्धि हो रही है, तब ए की आय कितनी हो जाएगी? ये पुराना इसका आय है, अब ये नया यानी वृद्धि होने के बाद, तो 150 में अगर 40% और ज़्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 210 रुपये हो जाएगा। अब बोल रहा है कि बी की आय में 90% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो बी है, बी की आय में 90% की वृद्धि हुई, तो 100 में अगर 90% और ज़्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 190। ठीक है, ये दोनों का न्यू हो गया ये। पहले क्या था दोनों का पुराना? 150 100। अब नया क्या हो गया? 40% बढ़ने के बाद ए का आय 210 हो गया, बी में 90% बढ़ने के बाद इसका नया आय कितना हो गया? 190 रुपया। तो अब पूछ रहा है कि दोनों के संयुक्त आय में कितने वृद्धि हुई? तो देखिए, दोनों का संयुक्त आय पहले क्या था? 150 प्लस 100 250। अब नया दोनों का आय क्या है? ये पुराना है, ओल्ड। अब न्यू, देखिए न्यू दोनों का क्या है? 210 और 190, कितना हो गया? 400। तो देखिए 250 से 400 हो गया। पहले संयुक्त आय दोनों का 250 था, अब दोनों में वृद्धि होने पर नया आय कितना आ गया? 400। कितने की वृद्धि हुई? 150 की। तो यही पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? वृद्धि हुई 150 रुपये की, लेकिन इसको निकालना है अब प्रतिशत में। तो देखिए निकालते हैं, वृद्धि बटा ओल्ड वैल्यू, पुराना वैल्यू, बटा में 100। निकल गया। अब हो गया, निकालिए इसको। कटा 5 3 15 5 50 25 5 20 80, यानी 60% की वृद्धि हुई। दोस्तों इसका उत्तर हो गया सी। एक मिनट,
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए 8 डिवाइड बड़ी कोष्ठ चालू फिर छोटी कोष्ठ 8 माइनस 3 छोटी कोष्ठ बंद भागा मझली कोष्ठ चालू फिर छोटी कोष्ठ चालू 4 भागा 4 ऑफ 8। ये क्वेश्चन पूरा है, ठीक है, देख लिए। अब इसको हम लोग हल करते हैं। ये सरलीकरण क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे, सिंप्लीफिकेशन इसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया था एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी संयुक्त स्नातक स्तरीय टीयर 1 परीक्षा 2019 में 5 मार्च 2020 को क्वेश्चन ये आया था। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम। यह पूरा क्वेश्चन है, इसका सलूशन देखते हैं। देखिए ये 8 है, 8 पे 60 करते हैं। 5 8 में से 3 घटा 5, ठीक है। ये जो हल कर 8 में 3 घटा तो 5 बटा, तो ये छोटा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये देखिए, अब ये इधर है, अब ये मझला क्वेश्चन चालू होगा यहाँ पर। देखिए ये 4 ऑफ 8, ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ इसको हल करते हैं। 8 में 5 हो गया। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 4 का 8 ऑफ मतलब क्या होता है का, तो इसको पहले हल करेंगे और पढ़ेंगे बड़मास में ना, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो पहले ऑफ है, ब्रैकेट के बाद क्या है, ऑफ है, तो ऑफ को पहले हल करेंगे, डिवाइड को नहीं, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड। देखिए बड़मास का होता है BODMAS, पहले ब्रैकेट हल करेंगे, ब्रैकेट के बाद उसके बाद ऑफ मतलब का, देखिए ये का है तो इसको का हल करेंगे, उसके बाद डिवाइड मतलब भाग, उसके बाद एम मतलब मल्टीप्लाई गुणा, उसके बाद ऐड जोड़, उसके बाद सब्सट्रैक्शन उसको घटाओ, ठीक है। ऐसे ही प्रक्रिया चलती है। तो देखिए 4 8 32 होगा, तो 4 भागा में 32। ये दोस्तों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 1/8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे इसमें देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए इसी में क्या है, इसमें आगे अब ये 4 + 4 - 4 गुणे 4 भागा 8, फिर मझली कोष्ठ बंद -2, फिर बड़ा कोष्ठ बंद। तो देखिए अब पहले इसको भाग को हल करेंगे, तो 4 भाग 8 यानी क्या हो जाएगा, देखिए 4 भाग 8 कितना होगा, आपका 1/2 होगा। फिर इसके बाद क्या है, गुणा है ये 4 से, तो क्या हो जाएगा 2। ये फिर यहाँ 4 है, प्लस में 4 या माइनस में कटा तो माइनस में है ना ये, तो माइनस में 2, यानी क्या बचा 2, ठीक है। इतना हल करने पर मुझे क्या आया 2, वो भी किस में, प्लस में, तो इसको लिख सकते हैं +2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। और लास्ट में क्या बचा, ये -2, बड़ी कोष्ठ बंद, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नीचे हल करते हैं हम बटा में, इसके बटा में। तो इसमें भी क्या होगा, पहले आपका
का वाला पोर्शन जो है हल होगा। तो इसमें पहले का वाला, तो देखिए 8 का 2 मतलब 16। मिनट यार, 16 का भागा 8। यानी क्या हो जाएगा इसका 1/2 होगा ना। यहाँ तक का मान कितना आ गया -1/2। समझ गए। अब आगे देखिए, उसके बाद ये यहाँ तक हम हल कर लिए। यहाँ तक का मान कितना आया 1/2। अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, फिर भाग करेंगे। तो 8 भागा 4 कितना आएगा 2, गुणे 2 कितना हो जाएगा 16। 16 होगा, इसका मान 16 आ गया। और उसके बाद इतना मान कितना आया, इसके बाद इसका ये आया था 1/2 आया था। और लास्ट में क्या, ये 7 माइनस बच गया -7। इतना ये मेरा हर में आ गया। ठीक है, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं ये वाला मान हम ये जो हल किए थे ये वाला मान इसको यहाँ पुट कर सकते हैं। 16 माइनस 1/2 -7। अब चलिए आगे, कितना हो गया, ये ऊपर कितना है ये आपका 8 भागा 5। अब इसको हल करते हैं। इसको हल करके क्या होगा, 8 दूनी 16 1 17 प्लस 17/8। ठीक है, ये क्या है माइनस है। ठीक है, ये मजली कोष्ट भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब केवल ये कोष्ट बचा है। नीचे में क्या है, हर में आपका, हर को हल करते हैं। 16 दूनी लेंगे ना इसका लघुत्तम, 16 दूनी 32। हाँ, ओहो दोस्तों, एक मिनट, नींद आ रहा है मुझे, पाने का मानने का नींद आ रहा है, दिमाग फोकस नहीं हो पा रहा है। इसका लघुत्तम क्या होगा 2 होगा, इसमें क्या होगा ये 32 हो जाएगा। ये -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -14। ये हर में हो जाएगा। समझ गए। अब आगे चलिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसी को आगे इसको आगे हल करेंगे तो 8 भागा में इसको पूरा हल करते हैं तो क्या आएगा मेरा, ये आएगा 6/17। ठीक है, नीचे क्या आएगा, आएगा मेरा ये 17/2। अब फिर इसका आगे हल करते हैं तो मेरा आएगा 8 गुणे 17/6 आएगा ना, ये पलट जाएगा। ये भागा मत गुणा 8 गुणे 17/6 हो जाएगा। नीचे मेरा क्या आ गया
17/2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 8 गुणे 17/6 गुणे, ये ऊपर पलट जाएगा 2/17, 17 17 खत्म, 2 3, उत्तर क्या होगा 8/3। ठीक है, तो इसका उत्तर मेरा हुआ क्वेश्चन का 8/3। ठीक है, इसका उत्तर हुआ बी नंबर 8/3। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद। आज मैं नींद आ रही है, मैं आज यहीं तक क्वेश्चन को छोड़ता हूँ। अब इसका जो इसमें जो इस सेट में जो क्वेश्चन बचा हुआ है इसको कल हल करूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।